हेलो एवरीवन, मैं आर के झा फिर से आ गया हूँ आपके फ़ायदे की बात करने। आज मैं फिर से रिव्यू करूँगा एक आने वाले आईपीओ के बारे में। आईपीओ का रिव्यू इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जा रहा है क्योंकि जो रिसेंट आईपीओज़ हैं उसके रिटर्न काफ़ी एनकरेजिंग हैं, लोगों के अप्रिसिएशन भी काफ़ी आ रहे हैं। हालिया में अगर आपने देखा होगा तो जोमेटो लिमिटेड ने 65.59% का लिस्टिंग डे गेन दिया है। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ने 108.7% का लिस्टिंग डे गेन दिया है। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ ने 76.13% का लिस्टिंग डे गेन दिया है। तो ये रिटर्न्स काफ़ी इनकरेजिंग हैं। जिनको अलॉटमेंट मिला होगा उन्होंने इस रिटर्न को काफ़ी इन्जॉय किया होगा। जो बिगिनर्स हैं उनको भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आईपीओ में, ऐसा मुझे लगता है। ये शायद फर्स्ट स्टेप हो सकता है उनके लिए इन्वेस्टमेंट को सीखने का, समझने का। आपको इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहिए। इसके लिए आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास बैंक अकाउंट का कैंसिल चेक होना चाहिए। ये अगर तीनों चीज़ें आपके पास है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लिंक पे क्लिक कीजिए एंड घर बैठे आप अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिए एंड आईपीओ में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। आप सेम अकाउंट से ट्रेड भी कर सकते हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं फॉर लॉन्गर टर्म्स, बट सीखते रहिए और करते रहिए। आज हम डिस्कस करेंगे आने वाले आईपीओ के बारे में, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस आईपीओ। आज के पूरे वीडियो में हम समझेंगे कि इस कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, इस कंपनी के फिनेंशियल्स क्या कहती है, इस कंपनी के बिजनेस में रिस्क क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेकर के आऊँगा उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आप तक पहुँचता रहेगा। ग्लेनमार्क लाइफ साइंस ये जो कंपनी है ये 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई और ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स का। ये कंपनी एपीआईज बनाती है और अपने सेगमेंट में एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। ये जो आईपीओ है इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू मेक पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग परचेज कंसिडरेशन टू द प्रमोटर। अब यहाँ पे प्रमोटर अगर आप देखेंगे तो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ये इस कंपनी का प्रमोटर कंपनी है, जिसका नाम आपने पहले भी सुना होगा। काफ़ी पुरानी कंपनी है। तो उनके जो भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं, परचेज ड्यूज़ हैं, उसको पे करना इस आईपीओ का एक ऑब्जेक्टिव है। सेकंड ऑब्जेक्टिव इज़ टू फाइनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहने का मतलब यहाँ पे है कि कंपनी अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना चाह रही है, इसके लिए जो पैसे की ज़रूरत है वो आईपीओ के थ्रू पूरा होगा। एंड थर्ड इज़ टू मीट जनरल कॉरपोरेट पर्पस। अब इस आईपीओ से जुड़े हम इम्पोर्टेंट डिटेल्स को समझ लेते हैं, जैसे कि डेट्स। तो ये आईपीओ 27 जुलाई को फ्लोर पे आ जाएगी, 29 जुलाई तक सब्सक्रिप्शन के लिए रहेगी। दैट मीन 27 से लेकर 29 के बीच आप कभी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो आईपीओ का लिस्टिंग डेट है वो अगस्त 6 है। दैट मीन 6 अगस्त को ये मार्केट में ट्रेड होने के लिए आ जाएगी। जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 695 से लेकर के 720 रखा गया है। दैट मीन्स आपको 720 रुपये 720 रुपीज़ पे इसमें अप्लाई करना है। मार्केट लॉट मतलब एक लॉट जो है वो 20 शेयर का रखा गया है। दैट मीन्स 20 शेयर्स के लिए मिनिमम आपको अप्लाई करना होगा। ये बीएसई एनएसई दोनों जगह लिस्ट होने वाली है, सो दोनों स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए है, अवेलेबल है। इशू साइज़ है 1513.6 करोड़ का, जिसमें से 1060 करोड़ जो है वो फिक्स इशू है एंड ऑफर फॉर सेल जो है वो 453.60 करोड़ है। नॉर्मली आपने आईपीओ फ्रेश इशू देखा होगा, बट कुछ आईपीओज में ऑफर फॉर सेल एडेड होते हैं। इसके बारे में आपको अगर जानना है ऑफर फॉर सेल के बारे में तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,400 रुपये का एप्लीकेशन लगेगा। मैक्सिमम आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स 1,87,200 रुपीज़ का एप्लीकेशन आप दे सकते हैं। सो ये था इंपॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट दिस आईपीओ। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। सो कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा ये एपीआई बनाती है। सो एपीआई का जो यूज़ होता है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में होता है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीज़ में होता है, डायबिटीज़ में होता है, पेन मैनेजमेंट में होता है। तो अपने सेगमेंट के एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में दिस कंपनी इज़ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर। तो ये एक स्ट्रेंथ है इस कंपनी का, बीइंग ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर इन दिस सेगमेंट। सेकेंड, ये कंपनी इंडिया के साथ साथ अलग अलग कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है, लाइक यूरोप, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जापान, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ में कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। इनफैक्ट 40% जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट के थ्रू अर्न होता है। तो ये एक स्ट्रेंथ है, दैट इज़ ओनली लोकल मार्केट पे डिपेंडेंसी नहीं है कंपनी का। कंपनी फॉरेन में भी अपने बिजनेस एक्सपैंड कर रही है, अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। थर्ड इज़ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ लीडिंग ग्लोबल जेनरिक कंपनीज। अब ये जो बिज़नेस है ये रिलेशनशिप बेस्ड बिजनेस रहता है, बिकॉज
बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, बट रिलेशनशिप पे काफ़ी कुछ डिपेंडेंट होता है। अब ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल जो पेरेंट कंपनी है वो काफ़ी पुरानी कंपनी है, तो उसके रिलेशनशिप्स काफ़ी अच्छे हैं वर्ल्ड वाइड ग्लोबली, तो उसका बेनिफिट यहाँ पे ग्लेनमार्क लाइफ साइंस को भी है, जो कि इसके लिए एक स्ट्रेंथ का काम करता है। एंड द फोर्थ वन इज़ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग विथ R&D इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि आप जान रहे हैं, मेडिकल फील्ड में, मेडिसिन फील्ड में R&D एंड क्वालिटी ये दो चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एंड ये कंपनी का इसमें हायर एज है, सो ये एक तरह से स्ट्रेंथ है इस कंपनी के बिजनेस को अगर हम देखेंगे। अभी हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं। फाइनेंशियल्स नॉर्मली हम तीन चीज़ों से कंपेयर कर लेते हैं, एक एसेट में क्या ग्रोथ हो रहा है, रेवेन्यूज़ में क्या ग्रोथ हो रहा है, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का क्या कंडीशन है। सो 2019, 2020 एंड 2021 3 साल का अपने पास डेटा है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो ये एसेट 1475 करोड़ से बढ़ करके 1997 करोड़ हो गया है। सिमिलर वे में रेवेन्यूज़ 886.8 करोड़ से बढ़ करके 1885.9 करोड़ हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 195.5 करोड़ से बढ़ करके 351.5 करोड़ हो गया है। सो यहाँ पे आपको तीनों सेगमेंट में राइज दिखेगा, दैट मीन्स रेवेन्यूज़ में राइज दिखेगा, प्रॉफिट में राइज दिखेगा, एसेट में राइज दिखेगा। सो कंपनी का ग्रोथ स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी अच्छा है, ईयर बाय ईयर कंपनी अपने हायर ट्रांजैक्टरी पे है। सो फिनेंशियल्स आर वेरी सपोर्टिंग एज फार एज दिस IPO इज़ कंसर्न्ड। हमने स्ट्रेंथ की बात कर ली, हमने फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर ली, अब हम थोड़े सा रिस्क को समझ लेते हैं, बिकॉज कभी भी पैसा हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स उस बिज़नेस में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस बिज़नेस में, इस कंपनी के साथ जो रिस्क है, उसमें सबसे पहला रिस्क है कि ये पूरा का पूरा जो डिपेंडेंसी है वो API सेल के ऊपर है। दैट मीन्स आप समझ सकते हैं अगर कुछ भी इधर उधर हुआ तो उससे डायरेक्टली प्रॉफिट को इफेक्ट होगा। सेकेंड जो है डिपेंडेंसी ऑन रॉ मटेरियल सप्लाई, जो कि चाइना और इंडिया दो ही कंट्री पर डिपेंडेंट है। एंड आपको समझ में आ ही गया होगा कि चाइना जहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, अब यहाँ पे रिलेशनशिप जो भी फॉरेन क्या क्या पॉलिसीज़ रहते हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। सो ये जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पे एक रिस्क की तरह काम करता है। दैट मीन्स अगर चाइना के साथ प्रॉब्लम रहेगा तो ओनली इंडिया पे ही रॉ मटेरियल के लिए डिपेंडेंसी रहेगा, जो कि बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। सेल इज़ डिपेंडेंट ऑन फ्यू कंपनीज़, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि रिलेशनशिप बेस्ड है, तो एक तरह से वो रिलेशनशिप बेस्ड एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बट डिपेंडेंसी होना एक तरह से रिस्क है इस सेगमेंट में। R&D बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इस पर कॉस्टिंग भी उतना ही जाता है, ये अलग ही रिस्क है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो मेन रिस्क है इस टाइप के कंपनीज़ में, जो फार्मास्यूटिकल की कंपनीज़ हैं, उसमें क्वालिटी चेक एंड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, बहुत सारे परमिशंस लगते हैं और उन परमिशंस के लिए बहुत सारे क्वालिटी चेक से होकर गुजरना होता है। तो वन साइड तो ये अच्छा लगता है अगर आप ह्यूमन साइड को देखेंगे, बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो परमिशंस नहीं मिलती है, इनफैक्ट लाइसेंस तक कैंसिल होने की नौबत आ सकती है। सो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है इस सेगमेंट में। एंड लास्ट वन इज़ द जो प्रोमोटर्स एंड डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर कुछ लीगल एंड रेगुलेटरी जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो चल रहे हैं, जिसका अगर कुछ एडवर्स डिसीजन आएगा इन फ्यूचर दैट में इम्पैक्ट द बिजनेस एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी। हमने कंपनी के स्ट्रेंथ्स डिस्कस कर लिए, हमने कंपनी के फिनेंशियल्स डिस्कस कर लिए, हमने कंपनी के रिस्क डिस्कस कर लिए। अभी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले दो चीज़ें और हैं जिसको समझ लेते हैं। एक जो पेयर कंपैरिजन होता है, पेयर कंपैरिजन कहने का मतलब जो भी इसके जैसे कंपनी ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, तो आप वो चेक करेंगे तो आपको इसमें डेविस लैब, आरती इंडस्ट्री, बहुत सारे कंपनीज आएंगे, तो उनके अभी के कंडीशन में देखेंगे तो रिटर्न्स काफ़ी एनकरेजिंग हैं। सेकेंड, ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर आप देखेंगे तो वो भी आपको 30% के अप्रॉक्स में रिटर्न देता हुआ दिख रहा है लिस्टिंग डे का। सो ये एक फैक्टर है। एंड थर्ड फैक्टर अगर आप देखेंगे आज के डेट में, सो मार्केट काफ़ी बुलिश है। तो इस बुलिश होने से फ़र्क क्या हो रहा है कि आप देखेंगे जो भी IPO आ रहा है उसमें भी रिटर्न्स नॉर्मल से ज़्यादा ही मिल रहा है। तो ये भी फैक्टर ऐसा है, जो सेंटिमेंट ऐसा बना हुआ है जो कि इस IPO के लिए एक सपोर्टिंग फैक्टर की तरह काम करेगा। ओवरऑल अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, आपको इसमें चाहिए कि हाँ मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसमें रिटर्न अच्छा ही मिले, तो आप सेकेंड डे का वेट कीजिए। जिस दिन भी ये मार्केट में सब्सक्रिप्शन के लिए आएगा उसके सेकेंड डे का वेट कीजिए। आप उस दिन सब्सक्रिप्शन स्टेटस चेक कीजिए, अगर सब्सक्रिप्शन स्टेटस आपको 5 टाइम्स के ऊपर दिखता है तब जा कर के आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो ये था मेरा ओपिनियन इस IPO के बारे में। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना एनालिसिस ज़रूर कर लें और कुछ लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहिए मेरे चैनल पे, तब तक के लिए थैंक यू।